नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया भी जारी होगी। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस तथा यूपी ट्रिपल एससी के लिए। दोस्तों, ये एक बिल्कुल रामबाण है, रामबाण सीरीज है दोस्तों, जिसमें प्रैक्टिस सेट 74 आप देख रहे हैं पर्वत, पठार एवं मैदान के विषय में। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, कितने प्रतिशत भाग हैं जहां पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 26%, 30%, 33% और 41% दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग बताएं दोस्तों। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग यहां से बताएंगे ए विकल्प को। ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? दोस्तों, पर्वत की जो गणना है वो स्थल के जो रूप है उसमें किस श्रेणी में किया जाता है? इसमें लिखा है प्राथमिक श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। इसमें 3 श्रेणियां दी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली जो श्रेणी है इसमें दो अर्थात महाद्वीपों महाद्वीपों और महासागरों को शामिल किया जाता है। महाद्वीपों एवं महासागरों को शामिल किया जाता है। तो पहली श्रेणी में तो पर्वत नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है द्वितीयक श्रेणी। तो द्वितीयक श्रेणी में आप दोस्तों देखेंगे पर्वत हो गए, पठार हो गए दोस्तों, ये सब के सब आप किसमें आप देखेंगे? द्वितीयक श्रेणी में देखेंगे, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में देखेंगे। तो इसका बी विकल्प सही हुआ। ठीक है, बी विकल्प इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग सी ऑप्शन को बताएंगे। ठीक है, जनसंख्या घटती बढ़ती भी रहती है मान लीजिए, लेकिन इसमें जो सामान्य रूप से ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में आप सभी लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो पहाड़ होते हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो रेडियो सक्रियता सिद्धांत है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉली महोदय साहब ने किया था, डेली महोदय साहब ने किया था, डोना ने किया था और या फिर रीड ने किया था? तो दोस्तों, पर्वतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के सिद्धांत है, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों एक सिद्धांत ये होता है प्लेट टेक्टोनिक वाला। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक होता है दोस्तों। ठीक है, एक सिद्धांत तो ये हो गया। ठीक है, अब इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे उनका नाम था हैरी हेस। क्या नाम था दोस्तों? हैरी हेस। लेकिन इस प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, इसमें दोस्तों मॉर्गन महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मॉर्गन महोदय का है। इसी प्रकार से जो रेडियो सक्रियता सिद्धांत है दोस्तों, इसमें आप सभी लोग देखेंगे बी ऑप्शन इसका सही जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्वत जो निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत है, भूसन्नति सिद्धांत का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो भाग है, धरातल है, वह समान रूप से ऊपर उठ जाए। इसी को कहते हैं भूसन्नति सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूसन्नति सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित है। अब जैसे ये हमारा भारतीय प्लेट हो गया, ये भारतीय प्लेट हो गई दोस्तों, और इधर की तरफ आप देखें तो ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों प्लेटें आपस में जब टकराती है, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय जो प्लेट है ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो यहाँ का जो भाग है वो पूरी तरह से उठ जाता है। ठीक है, हिमालय का रूप ले लेता है। तो अब इसी के विषय में है कि जैफरीन महोदय ने, होम्स महोदय ने, डेली महोदय ने या फिर कोबर महोदय ने, तो आप देखेंगे दोस्तों कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इस आधार पर आप देखेंगे तो इसका डी विकल्प इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा पर्वतों के विषय में आपको समझना है कि पर्वत के कई प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इसी प्रकार मोड़दार पर्वत होते हैं, अवशेष पर्वत होते हैं, कई प्रकार के पर्वत होते हैं। और विभिन्न प्रकार के पर्वतों के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न कहीं ना कहीं इसमें
क्या कहते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको बताया गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों में रचना जो हुई थी वो लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 400 है, 320 है, 220 दिया है और 30 वर्ष दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों 30 मिलियन वर्ष। इसमें सभी लोग तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग ए ऑप्शन को विकल्प सही करेंगे। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। इसमें आप बताइए कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। सतपुड़ा है, आपलिशियन है, रॉकी है या फिर यूराल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं दोस्तों। जो नवीनतम पर्वत होंगे दोस्तों, आप उसमें से आपको तय करना। वैसे दोस्तों विश्व का सबसे नवीनतम बातचीत किया जाए, एक है विश्व का सबसे नवीनतम दोस्तों, तो इसमें आपको हिमालय को बताना। किसको बताना है? विश्व का सबसे नवीनतम मूर्धार पर्वत, तो आपको किसको बताना है? हिमालय को बताना। ठीक है, ये हिमालय हो गया। दूसरी बात यह है कि नवीनतम जो मूर्धार पर्वत है उसके उदाहरण की अगर बातचीत करें तो आप देखें, एंडीज हो गया दोस्तों, रॉकी पर्वत हो गया, इसी प्रकार ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, आल्पस पर्वत हो गया, इसी प्रकार से एटलस पर्वत हो गया। यहाँ पर आप चीजों को समझ सकते हैं ना कि ये सब कैसे पर्वत, ये सभी के सभी नवीन मूर्धार पर्वत हैं। अब इसमें देखिए कहां पर रॉकी, देखिए रॉकी आ रहा है ना, रॉकी को आप सभी लोग यहाँ पर सही करें। यूराल हो गया, आपलेशियन हो गया और सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये प्राचीनतम पर्वत है। कैसे पर्वत है? प्राचीनतम पर्वत है, लेकिन नवीनतम मूर्धार पर्वत के रूप में आप देखें तो सबसे नवीनतम हिमालय पर्वत वाला हो गया। इसी प्रकार से और भी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत हो गया, साउथ अमेरिका में एंडीज हो गया, इसी प्रकार अफ्रीका में एटलस पर्वत हो गया, यूरोप में आल्पस पर्वत हो गया और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। तो कुल मिला के चीजों को आप यहाँ से समझ सकते हैं और 7वें का सी विकल्प को सही करेंगे दोस्तों। कौन सा विकल्प सही रहेगा? 7वें के सी विकल्प को सही करना है। अगले प्रश्न पर आइए हम लोग देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत है वो जो किसका उदाहरण है। क्या ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है या फिर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो पहला जो इसमें ए ऑप्शन जो दिया हुआ है, वलित पर्वत, वलित जो पर्वत होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से पर्वत जो होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं पहले नंबर पर, ये वलित पर्वत है और आपने देखा होगा कि हमारा जो हिमालय है यह वलित पर्वत का ही उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का तो ए विकल्प सही होगा। अब दूसरा दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है। अच्छा, बी ऑप्शन पे आप यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं अगर इनकी संरचना देखें तो ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये शंकु आकार के होते हैं और इसमें मैग्मा पाइप वगैरह, क्योंकि देखिए पहाड़ है तो दिखेगा तो है नहीं, लेकिन जब इसका विश्लेषण करते हैं तो आप देखेंगे कि मैग्मा पाइप के माध्यम से यहाँ पर आता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर को ज्वालामुखी का पेंट पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंट पॉट भी कहा जाता है। तो आप बी ऑप्शन के लिए जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं अगर इनकी बातचीत करें तो ये शंकु आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी ऑप्शन पे दिया हुआ है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब होता है ऐसे प्राचीनतम पर्वत जो अपने स्वाभाविक महत्व को समाप्त कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे प्राचीनतम पर्वत जो अपने स्वाभाविक महत्व को समाप्त कर चुके हैं, ऐसे पर्वतों को हम घिसे पिटे या फिर एक तरह से अवशेष पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, अब हवा से जो है दोस्तों घिस घिस करके इस प्रकार का गुंबद आकार का ही जो है आकार ले लिया है ना, शेप ले लिया। आप देखेंगे किनारे किनारे में थोड़ा पतला हो गया और ये ऊपरी भाग में मोटा हो रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखें तो ये हो गया सी ऑप्शन अर्थात अवशेष पर्वत। और ब्लॉक पर्वत जो दोस्तों होता है
ब्लॉक पर्वत की बात है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्लॉक पर्वत कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत आप देखेंगे कि खंड पर्वत जिसे कहते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको समझना, अब यहाँ से उदाहरणों को थोड़ा सा ले तो समझ में आए। हिमालय पर्वत तो देखिए वलित पर्वत हो गया। ज्वालामुखी पर्वत के विषय में अगर हम लोग बातचीत करें तो कोटोपैक्सी का नाम सुने होंगे दोस्तों, कोटोपैक्सी का नाम सुने होंगे। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत के रूप में आप देखेंगे दोस्तों, रेसिडुअल माउंटेन के रूप में, तो आप अरावली इसका सीधा उदाहरण रख सकते हैं। अरावली रख सकते हैं, अमेरिका का अपलेशियन को रख सकते हैं, अपलेशियन हो गया। ये कैसे पहाड़ हैं? अवशिष्ट हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक पर्वत के रूप में देखिए सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, नीलगिरी हो गया, ये सभी के सभी पहाड़ ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8वें पे थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, 8वें का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। दोस्तों एंडीज पर्वत उदाहरण है, आइए इसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो एंडीज पर्वत है यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। कैसा पर्वत दोस्तों? अगर हम कहें तो एंडीज दुनिया का सबसे विशाल पर्वत है। क्यों विशाल है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना दोस्तों, वो लगभग 7000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे विशालतम वलित पर्वत के रूप में माना जाता है। ठीक, पहला ये सवाल रहा। दूसरा है कि इसका जो विस्तार है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कोलंबिया से लेकर, कहां से लेकर दोस्तों? कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना देश तक है। कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना देश तक है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत का जो विस्तार है कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक है। ठीक है। तीसरे नंबर की बातचीत करें दोस्तों, इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ दोस्तों, दैट इज द पीक ऑफ एंडीज माउंटेन। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप देखें, चाहे इसको लैटिन अमेरिका बोलिए, लैटिन अमेरिका बोलिए, या फिर इसी को दक्षिण अमेरिका बोलिए। ठीक है दोस्तों, लैटिन अमेरिका बोले या फिर दक्षिण अमेरिका बोले, ये इसके विषय में बात हुई। ठीक है। तो एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका है? अवशिष्ट पर्वत का। अवशिष्ट मतलब अभी मैंने बताया आपको, रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल एक तरह से घिसा पिटा पर्वत, पुराना पर्वत जिसे कहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। एंडीज पर्वत दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण है। बी विकल्प को सभी लोग सही करिए। अच्छा, भ्रंश पर्वत दिया, तो भ्रंश पर्वतों को ये लोग ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हमारे देश में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, पश्चिमी घाट हो या फिर पूर्वी घाट हो। ये किस प्रकार के हैं? तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है। तो कुल मिला के एंडीज पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, आल्पस है। इसी प्रकार एटलस की बातचीत करें, ग्रेट डिवाइडिंग की बातचीत करें या फिर हिमालय की बातचीत करें दोस्तों, ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। और वलित पर्वत के विषय में खासियत ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। ठीक है। इस बात को भी आप सभी लोग अच्छे से नोट किए रहिएगा, जाने रहेंगे। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण ही नहीं है। बताएंगे क्या इसमें अरावली लिखा है, अपलेशियन लिखा है, फ्यूजियामा है या फिर विंध्याचल लिखा हुआ है? यानी 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसमें रेसिडुअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अरावली जो पहाड़ है ये तो विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम दोस्तों, इसके विषय में आपको याद रखना है, विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। याद रखें दोस्तों, कैसा पर्वत? विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत है। अवशेष के रूप में आपको ध्यान देना है। अच्छा, अपलेशियन दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत हो गया। फ्यूजियामा दोस्तों आप देखेंगे तो फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित है। कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है।
और ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसी बात को तो हमें पहचानना था कि इसमें से कौन सा पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो आप देखेंगे फ्यूजियामा दोस्तों इसमें अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? दोस्तों ब्लॉक माउंटेन, मैंने अभी कहा ना, जो भ्रंश पर्वत होते हैं उन्हीं को हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। अगर ब्लॉक माउंटेन की बातचीत करें दोस्तों, तो ये पर्वत किनारे किनारे में इस प्रकार से ब्लॉक की तरह उठे होते हैं और बीच वाले भाग में आप देखेंगे एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। वासजेज ऑप्शन दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट दिया है, सियरा नेवादा दिया है, इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसमें हम सियरा नेवादा की बातचीत करें तो सियरा नेवादा दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखें विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों ये है कहां पर? ये है अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों लिखा हुआ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध है जर्मनी से। कहां से दोस्तों? जर्मनी से संबंधित है। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। वलित पर्वत बड़े अलग होते हैं, ज्वालामुखी बड़े या ऊंचे अलग होते हैं। यहाँ पर ब्लॉक पर्वत की चूंकि बातचीत की जा रही है, तो ब्लॉक पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट भी हो गया, सियरा नेवादा भी हो गया। अच्छा, वासजेज भी दिया हुआ है दोस्तों। जो वासजेज पर्वत है ये रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में स्थित है, ये भी इसी का उदाहरण है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें से तो सभी है, इसमें से सभी के सभी ब्लॉक माउंटेन है, इसलिए डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय। अभी अभी देखिए मैंने बताया कि जो वलित पर्वत होते हैं ये दुनिया के सबसे ऊंचे और दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माने जाते हैं। आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं। अगर हम किसी भी पर्वत को ले, अगर हम हिमालय की बातचीत करें तो हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और एंडीज की बातचीत करें तो दोस्तों एंडीज दुनिया का सबसे विशाल पर्वत माना जाता है। विशाल इन द सेंस की लंबाई में दोस्तों आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉकी दिया है, थोड़ा सा लोकेशन को समझते रहिएगा, नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा, एंडीज दोस्तों साउथ अमेरिका में है। एटलस की बातचीत करें तो अफ्रीका में है। और आल्पस की बातचीत करें तो यूरोप में हो गया दोस्तों। ठीक है, और हिमालय की बातचीत करें तो एशिया में हो गया। कुल मिला के यह है कि हर ये जो वलित पर्वत हैं ये अपने अपने महाद्वीप के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पर्वत हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो वलित पर्वत के उदाहरण है दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा सीधा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 92 में ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन सा है जो विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण दोस्तों प्रस्तुत करता है? एप्लीशियन है, अरावली है, आल्पस है और यूराल है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एप्लीशियन की अगर बातचीत करें, ये है तो नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, लेकिन ये अवशेष पर्वत का उदाहरण है। जिस प्रकार से अरावली हमारे देश में अवशेष पर्वत का उदाहरण है, उसी प्रकार से ये भी है। ये तो होगा नहीं। और अरावली के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे पहला जो पर्वत है वह अरावली हो गया। ठीक है, अच्छा, आल्पस की बातचीत करें, यूराल की बातचीत करें, तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा इसमें वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आल्पस पर्वत करता है। आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है? कौन सा एक वलित पर्वत है दोस्तों? इसमें सह्याद्री दिया है, सतपुड़ा दिया है, नीलगिरी दिया है और हिमालय दिया है। सह्याद्री को पढ़ करके दोस्तों बिल्कुल गलत करने की आवश्यकता नहीं है। ये पश्चिमी जो घाट है, वेस्टर्न जो घाट है, उसी को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हो गया, सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया, ये तीनों दोस्तों वलित पर्वत नहीं है। हिमालय इसमें दोस्तों आप देखेंगे एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14वें का सही विकल्प होगा डी विकल्प दोस्तों। डी को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और सही
उत्तर को पहचानना है। ठीक है, एक तरफ लिखे हैं ज्वालामुखी, एक तरफ पर्वत लिखे हैं, तो अवशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, खंड पर्वत है और वलित पर्वत है। ठीक है ना दोस्तों। अवशिष्ट पर्वत अगर हम यहाँ पर समान रूप से इसके डायग्राम बनाए, मेंशन करें, तो कुछ इस प्रकार का जो पहाड़ होगा, इसे मान लीजिए अवशिष्ट मान लिया गया। दूसरा जो है दोस्तों ज्वालामुखी पहाड़ दिया हुआ है, तो इस प्रकार का दोस्तों जो पहाड़ होगा उसे ज्वालामुखी मान लेते हैं। तीसरा देखिए उसमें लिखा खंड पर्वत। अच्छा, खंड पर्वत देखिए क्या होते हैं, किनारे भाग में क्या होते हैं, उठे होते हैं, और बीच भाग में एक प्रकार की रिफ्ट वैली होती है। ठीक है, और बाकी है कौन सा, मोड़दार पर्वत। ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों मोड़दार पर्वत आप लोग देख सकते हैं। अब इसके उदाहरण यहाँ पर आपको तय करने हैं। ठीक है, इसमें पहला अवशेष दिया है, अवशिष्ट दिया है, ज्वालामुखी दिया है, खंड दिया है और वलित दिया है। ठीक है, अब इसमें आइए हम लोग समझते हैं। मोना लोआ देखिए दोस्तों, तो अगर मोना लोआ की बातचीत है तो वो तो ज्वालामुखी में आ जाएगा, है ना। यानी मोना लोआ हो गया किसमें, ज्वालामुखी में। यानी बी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा, बी का पहला देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखें तो अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मोना लोआ के बाद नीलगिरी। तो नीलगिरी कैसा पहाड़ है, तो नीलगिरी को दोस्तों आपको समझना है कौन सा हो गया। तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे दूसरे के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देखेंगे दोस्तों, यानी आप इसमें ए सूची में देखेंगे तो हिमालय के लिए क्या हो गया, हिमालय के लिए आपका हो गया वलित पर्वत, यानी चौथा, डी का चौथा हो गया। तो डी का चौथा हो गया दोस्तों, सी का तीसरा हो गया, ए का दूसरा हो गया। तो डी विकल्प को सभी लोग यहाँ पर सही करें। क्वेश्चन नंबर 15वें का डी विकल्प इसका उत्तर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंगति से हुई है दोस्तों, तो याद रखिए टेथिस से, शिवालिक से, इंडो ब्रह्म से या फिर गोदावरी से दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ए विकल्प को सही करें। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब होगा ए विकल्प। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है। ये थोड़ा सा बहुत है, अगर इसमें ध्यान न दिया जाए तो हम लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दक्षिण अल्पस एक अलग पर्वत हो गया और अल्पस माउंटेन एक अलग पर्वत हो गया, यानी दो बातें हैं। ठीक है, अगर साउथ अल्पस की बातचीत करें तो इसकी लोकेशन अलग देश में हो जाती है, अगर अल्पस की बातचीत करें दोस्तों तो अलग देश में हो जाती है। अच्छा, दोनों में ये तय करें कि बड़ा कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है, तो आल्पस पर्वत दोस्तों बड़ा पर्वत है। इसका यूरोप के लगभग 8 देशों में विस्तार है। ठीक है, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, तमाम ऐसे देश हैं। 8 देशों में दोस्तों विस्तार है, और जिन देशों में इस पर्वत का विस्तार है इसीलिए उनको दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, उनको उनको दोस्तों आल्पस कंट्रीज भी कह सकते हैं। लेकिन जो साउथ आल्पस माउंटेन है इसका संबंध कहां से है, न्यूजीलैंड से। कहां से दोस्तों, न्यूजीलैंड से है। और आल्पस की चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है, माउंट ब्लांक नाम है। और साउथ आल्पस की चोटी का नाम है दोस्तों माउंट कुक। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। दक्षिण अल्पस की जब बातचीत आए तो न्यूजीलैंड लगाना है, यूरोप का कोई भी देश इसमें आपको मेंशन नहीं करना है। आए अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा पहाड़ है जो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं, क्या हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जल विभाजक का मतलब आप समझ रहे हैं, कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि एंडीज, रॉकी और ग्रेट डिवाइडिंग तथा हिमालय। पहली बात तो यह कि ये सभी के सभी नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें अगर हम समझें कि जल विभाजक के रूप में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। भारत जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो बीच में एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था दोस्तों, टेथिस सागर नाम था। ठीक है, तो जब ये वाली प्लेट क्या हो, यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराई, तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखेंगे टेथिस भूसन्नति अर्थात टेथिस सागर का ही उत्थान हुआ और यहाँ पर बना विश्व का सबसे ऊंचा मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें ए विकल्प को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे लंबी दोस्तों कौन सी होगी, जिसकी जो है दोस्तों याद रखिए, पहला पॉइंट में मैंने आपको बताया था 7000 किलोमीटर लंबाई। हमारे पृथ्वी में इतना लंबा पर्वत सिर्फ एक ही है, इससे ज्यादा जो है दोस्तों आप देखें लंबाई वाला पर्वत कोई नहीं है।
और कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक विस्तार है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसकी लोकेशन है। अब तो आप सभी लोग बिल्कुल बता भी सकते हो, क्योंकि इसके पहले हमने बातचीत कर लिया। 7,000 किलोमीटर की लंबाई वाला, कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक विस्तार वाला, दक्षिण अमेरिका में इसका टोटली विस्तार है, और इसकी चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। अब तो सोचो क्या हो सकता है जवाब। तो एंडीज को सभी लोग सही करेंगे, एंडीज इसका सही जवाब होगा। ठीक, आइए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल। ये दोस्तों पहाड़ियों के नाम है, जैसे हमारे यहाँ गारो, खासी, जयंतियां हैं, इसी तरह यहाँ पर ब्लैक हिल दिया है, ब्लू हिल दिया है तथा ग्रीन हिल दिया है। ये पहाड़ियां किस देश में स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद करने वाली बात है, तो आप सभी लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज में क्या कहते हैं, पर्वतों, पठारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला रही। एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहा। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो जो एसएससी जीडी का होने वाला भी हाल ही में एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान लगा के पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। और संस्था में दोस्तों जो नए बैचेज आ रहे हैं, आप देखिए नए वर्ष के प्रारंभ में ही लगभग 10 जनवरी से नए बैचेज हमारे आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हो। इसी प्रकार दोस्तों यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस, अलग अलग सेपरेट बैच आपको मिलेंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल इसमें भागीदारी निभाइए, पढ़ाई लिखाई करें और सक्षम बने। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।